Yes, hello students. Uh, we are going to discuss a few doubts related with stoichiometry. Yes, first one is which of the following setup is correct to calculate the mass in gram of KClO3 produced from the reaction of 0.150 moles of Cl2. बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, हमें बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. 3Cl2 प्लस 6KOH गिव्स 5KCl प्लस KClO3 प्लस 3H2O. प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है, रिएक्टेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है सभी, और बैलेंस्ड भी है. और ऑप्शंस थोड़ा सा मतलब ये सॉल्व करके नहीं लिखा है इन्होंने सेटअप की बात की है. लिखा हुआ ना फॉलोइंग सेटअप. सेटअप मीन्स आप जो यूनिटरी मेथड को यूज़ करके सॉल्व करते हैं वो सेटअप उसने बिल्डअप किया हुआ है. जैसे ये लिखा हुआ है 0.5 मोल्स ऑफ Cl2 इंटू 1 मोल ऑफ KClO3 डिवाइड बाई 3 मोल्स ऑफ Cl2 इंटू 122.5 ग्राम डिवाइड बाई 1 मोल KClO3. ठीक है, इस तरह से. तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो हमें देखना है कि इनमें से क्या सेटअप करेक्ट होगा. तो हम क्या करते हैं, हम इस सेटअप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं यूनिटरी मेथड के बेस पर. अब देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, 3 मोल Cl2 प्रोड्यूस 1 मोल KClO3. 3 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस होते हैं, तो हम लिख लेते हैं 3 मोल्स ऑफ Cl2 प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 1 मोल ऑफ KClO3. ठीक है, अब ऑफ हम हटा देंगे क्योंकि किसी में ऑफ नहीं लिखा हुआ है, तो बस सीधा सीधा लिखेंगे. तो 3 मोल Cl2 प्रोड्यूस 1 मोल. अब 3 मोल से तो इतना बनेगा. ठीक, अब 0.15 मोल से कितना बनेगा. ठीक, 0.150 मोल्स 0. क्या लैंग्वेज लिखा, मोल्स लिखा है, मोल्स Cl2 प्रोड्यूस. तो ये क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ KClO3. ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 0.150. फिर हमने ऑफ लिख दिया, चलो अगली लाइन में नहीं लिखेंगे. ठीक, मोल्स Cl2 ऑफ हटा देता हूँ. 1 मोल KClO3 इंटू 0 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 मोल्स Cl2. ठीक है, यही होगा ना. 3 से 1 बन रहा है तो 0.5, पहले 1 से कितना बनेगा 1/3 बनेगा. फिर 0.15 से कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसका अब देखो, ये देखो कुछ मिला लिखा हुआ. यस, 0.150 मोल Cl2 मल्टीप्लाई बाई 1 मोल KClO3 इसमें लिखा हुआ है, और ए और बी में लिखा हुआ है, बाकी किसी में नहीं लिखा हुआ है. इसका मतलब आंसर ए या बी में से होगा कोई. मतलब ये सेटअप बना दिया है उसने सॉल्व करके नहीं बताया. उसने कहा कि कैसे आप सॉल्व करेंगे, वो सेटअप क्या होगा यूनिटरी मेथड का. और डिवाइड बाय 3 मोल्स ऑफ Cl2 है, तो यहाँ डिवाइड बाय 3 मोल, ये सिंबल डिवाइड के लिए लिखा है, डिवाइड बाय 3 मोल्स ऑफ 3 मोल Cl2. यहाँ भी डिवाइड बाय 3 मोल Cl2, यानी यहाँ तक करेक्ट है. मतलब दोनों सेम है, ए बी में से कोई भी आंसर आ सकता है. चलिए, लेकिन वो तो मास ग्राम में सोल्व करने की बात कर रहा है ना, मोल्स में नहीं. ये तो हमने क्या सोल्व किए हैं, मोल्स सोल्व किए हैं, कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे. तो अब हम देखते हैं 1 मोल KClO3 हैज़ कितना 122.5 ग्राम वेट. ठीक है, 1 मोल में 122, क्योंकि पोटेशियम कितना होगा 39, Cl कितना होगा 35.5, और ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन कितना होगा 48. तो ऐड करेंगे 6 और 10, 100 तो ये हो गया. ठीक है, 14 22 ये हो गया, और 5 ये, तो 122.5. तो इतने ग्राम है. तो 1 मोल KClO3 122.5 ग्राम है, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 122.5 ग्राम बाई 1 मोल KClO3, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा. ठीक है ना, यानी कि ये 1 मोल KClO3 122.5 के बराबर है, या 122.5 अपॉन 1 मोल KClO3. ठीक, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर 1 मोल का वेट 122.5 है, तो हमारे पास इतने मोल्स हैं. तो इतने मोल्स का वेट क्या होगा, यानी कि 122.5 डिवाइड बाई 1 मोल KClO3 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. और वो किस में हो रहा है मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले ऑप्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है. यानी कि हम इसे लिखेंगे 0.150 मोल्स Cl2 मल्टीप्लाई बाई 1 मोल KClO3. ठीक, डिवाइड बाई 3 मोल्स Cl2. ये हो गया मोल्स उसके. किसके मोल्स हो गए, KClO3 के मोल्स हो गए. अब मल्टीप्लाई बाय मास, 1 मोल का मास इतना है,
122.5 ग्राम, और इसे बाई 1 मोल KClO3, बाई का मतलब क्या हुआ, पर मोल KClO3, यानी 1 मोल 1 मोल KClO3 मास इक्वल टू 122.5, यानी 122.5 ग्राम पर मोल KClO3 मास है ये। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। उन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया बट डायरेक्ट लिख दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये सिर्फ सेटअप है और कुछ नहीं है। उसने सॉल्व करने के लिए नहीं कहा आपसे, बस कहा है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड का यूज़ करके। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद ये एक टर्म होती है गैस ईडियोमेट्री, EUDIOMETR, गैस ईडियोमेट्री होता है। ठीक है, ये आप गैसेस स्टेट में मेनली पढ़ा जाता है। ठीक, गैस ईडियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन कंबशन टेक्स प्लेस। ठीक है, कोई भी कंबशन, और किसका होगा, मेनली कंबशन ऑफ गैसेस। ठीक है, इसलिए गैस ईडियोमेट्री वर्ड लिखा है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर व्हेन कंबशन ऑफ गैसेस टेक प्लेस देन their volume V became directly proportional to their number of moles। ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाता है, यानी कि हम नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम की तरह से ट्रीट कर सकते हैं या वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि जो भी प्रोपोर्शनल को रिमूव करके कांस्टेंट आते हैं वो सभी के लिए क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसीलिए ये लिखा है गैस ईडियोमेट्री में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है ऑल द ऑब्जर्वेशंस के लिए। जैसे अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा ऑल द वॉल्यूम मेजरमेंट्स आर एट STP, या ऑब्जर्व्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस तरह से लिखा होगा। यानी सारे कैलकुलेशंस एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर होते हैं, इसलिए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी को बस गैस ईडियोमेट्री कहा जाता है। अब गैस ईडियोमेट्री का कहाँ यूज़ करते हैं, इसका दो जगह यूज़ करते हैं। एक तो कंपोजिशन फाइंड आउट करने में, फर्स्ट इट इज़ यूज गैस ईडियोमेट्री, इट इज़ यूज्ड एक टू फाइंड आउट द composition of gaseous mixture, और second to find out the empirical formula of reactant। जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है वो फाइंड आउट करने में इसका यूज़ होगा, या फिर आप इसका यूज़ कंपोजिशन, जैसे ये क्वेश्चन कंपोजिशन का है, अभी हम आगे और एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें भी कंपोजिशन होगा या उसमें एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो बस इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। गैस ईडियोमेट्री बस नाम इसलिए लिखा है क्योंकि एक एपरेटस होता है, ईडियोमीटर एपरेटस होता है, उसी में ये एक्सपेरिमेंट होता है, इसलिए इसे गैस ईडियोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है, गैस का मीनिंग है कि इसमें गैसेस ही पार्टिसिपेट करती हैं, इसमें लिक्विड और सॉलिड को कंसिडर नहीं करते, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड आर कंसिडरेबल टू बी ज़ीरो, और या कंसिडरेबल टू बी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इसमें लिक्विड और गैस के वॉल्यूम को कंसिडर लिक्विड और सॉलिड के वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ये मैं केवल वॉल्यूम ऑफ किसकी बात कर रहा हूँ, गैस की बात कर रहा हूँ, नॉट लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड के वॉल्यूम क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, उनको कंसीडर करते हैं ज़ीरो या काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक, चलिए अब न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना, इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसा लिखते जाएंगे। बस हम मोल्स को, मैंने कहा ना, वॉल्यूम को मोल्स की तरह से या मोल्स को वॉल्यूम की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे 20 ml लिखा है तो 20 मोल्स मान सकते हैं हम, इन दोनों के मिलाकर 20 मोल्स है, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। है नहीं, हम एज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो ये कहता है क्वेश्चन में, ए मिक्सचर ऑफ 20 ml ऑफ CO एंड H2, दो हैं, वाज स्पार्क्ड विद एक्सेस ऑफ O2 एंड कूल्ड। उन्हें स्पार्क किया गया किसके साथ, O2 के साथ, यानी कि कंबशन। O2 के साथ मतलब रिएक्शन करने मतलब क्या है, कंबशन। ठीक है, तो
कंबशन हुआ उसका O2 और उसे ठंडा कर लिया, कूल्ड कर लिया। देयर वाज ए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 18 ml। तो जब ऑब्जर्व किया गया कि रिएक्शन से पहले कितना वॉल्यूम था बिफोर रिएक्शन और रिएक्शन के बाद कितना वॉल्यूम है, जब उसे मेजर किया तो उनका डिफरेंस 18 ml था। लिखा है ना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है लेस, डिक्रीज, डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है डिक्रीज। तो डिक्रीज़ हो गया, यानी कि पहला वॉल्यूम बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन। मान लो जैसे बिफोर रिएक्शन 30 ml था, तो आफ्टर रिएक्शन वो 12 ml बचा हुआ है, तो 30 ml माइनस 12 ml कितना डिफरेंस होगा, 18 का डिफरेंस होगा ना। बस ऐसे ही लिखा है उसमें कि 18 है, लेकिन हमें नहीं पता कि पहला और बाद वाला कितना है, वो तो हम सॉल्व करेंगे। जिसका लैंग्वेज मैंने बता रहा हूँ कि किस तरह से उसका मीनिंग है। ऑल द मेजरमेंट्स आर STP, और मैंने कहा STP होगा या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होगा, रूम टेम्परेचर होगा, तब भी आपको लिक्विड को या सॉलिड को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि उनके वॉल्यूम नेग्लिजिबल होते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम रेशो ऑफ CO एंड H2 इन द ओरिजिनल मिक्सचर, यानी आपको बताना है कि CO और H2 इस 20 ml में कितने कितने ml है, या उनका रेशो बताना है। वॉल्यूम रेशो, रेशो वही है, वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए तो हम मान लेते हैं लेट द volume of CO equal to A ml and for H2 equal to B ml। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग A प्लस बी क्या होगा 20। अब हमें ml वगैरह कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा ना वॉल्यूम कैन बी कंसिडर एज मोल, तो आप इसे ml को हटा दीजिए, वो आंसर ml ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, यूनिट रिमेन सेम। तो A प्लस बी इक्वल टू 20 है इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन देखते हैं और क्या होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन करेगा हाफ O2 के साथ और प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये अगर A है तो ये कितना यूज़ होगा, A/2 यूज़ होगा, और ये कितना प्रोड्यूस होगा, A प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाफ लिखा है ना, तो ये जितना यूज़ होगा, ये है वॉल्यूम रेशो, जो आपने गैल्यूसाक्स लॉ या एवोगैड्रो लॉ पढ़ा होगा, उसमें इसका V/2 और इसका V, यानी कि 1:1 रेशो में वॉल्यूम है। तो ये A है तो ये उसका हाफ और ये A, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बिफोर रिएक्शन है और ये आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही H2 का लिखते हैं, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, लेकिन H2O लिक्विड होता है इसलिए इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ये B है, ये B/2 है, और रिएक्शन के बाद कुछ नहीं, नेग्लिजिबल, हमें कोई काउंट नहीं करना, उसे काउंट नहीं करेंगे। क्लियर। अब बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, वॉल्यूम बिफोर रिएक्शन माइनस वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। लिखा है ना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 18 ml। चलिए बिफोर रिएक्शन, ये है बिफोर रिएक्शन लेफ्ट वाला, और आफ्टर रिएक्शन एरो के बाद वाला। तो बिफोर रिएक्शन क्या है, A प्लस A/2 है हमारे पास, प्लस B B/2 है हमारे पास। ठीक है, ये है हमारे पास बिफोर रिएक्शन, माइनस आफ्टर रिएक्शन क्या है, इस एरो के बाद मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दी है। लेफ्ट हैंड साइड वाला बिफोर रिएक्शन है और राइट वाला, क्यों बिफोर रिएक्शन, अब ये क्यों, ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, कम्प्लीटली कंज्यूम। क्यों, क्योंकि कंबशन, कंप्लीट कंबशन करना है तो रिएक्टेंट और ऑक्सीजन तो बचेगा ही नहीं, कंप्लीट कंबशन करना है तो कुछ नहीं बचेगा इसमें, रिएक्टेंट बिकेम ज़ीरो। लेकिन यहाँ तो काउंट करना ही नहीं है वाटर को, सिर्फ CO2 को काउंट करना है, A काउंट करना है इक्वल टू 18। तो इसका मतलब है कि ये A इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा A/2, और इसे ऐड कर देते हैं, ये हो गया 3/2 इक्वल टू 18। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो A प्लस 3B इक्वल टू 36, ये होगी इक्वेशन 2। हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। वी हैव 2 इक्वेशन, A प्लस B इक्वल टू 20, A प्लस 3B इक्वल टू 36। तो आप यूज़ करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को यूज़ करेंगे तो आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 16, और यह 2B इक्वल टू 16, यानी B इक्वल टू 2B इक्वल टू 16 होगा, इसलिए B इक्वल टू आ जाएगा 8। B 8 ml हो गया, और अगर B 8 ml है तो A कितना होगा, ऑब्वियसली A प्लस B 20 है, तो 20 माइनस 8 यानी 12, तो A इक्वल टू आ गया 12 ml। अब इनका रेशो देखें, वो कह रहा है रेशो, उसने कहा वॉल्यूम रेशो A/B, यानी कि 12:8,
12:8 मतलब 4 से डिवाइड करें तो 4, 3:2, 3:2, 3:2 यानी कि सेकंड आंसर। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है गैसीडियोमेट्री में, आपको बस क्या करना है, उसमें जैसा जैसा वो इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन है उसी टाइप को आप नोट करिए। बस इसमें यही जो मैंने बताया, नंबर ऑफ मोल्स कैन बी ट्रीटेड एज वॉल्यूम और वॉल्यूम कैन बी ट्रीटेड एज नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि आप वॉल्यूम को ही नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख सकते हैं और ml वगैरह बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और आगे आएंगे इसके, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक, नेक्स्ट ये जो टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया था आपके, ठीक है, वो है, ठीक, कुछ स्टूडेंट्स के शायद नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में था, वैसे ये मेडिकल में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पढ़ना ही होता है सिलेबस में डबल टाइट्रेशन का। ठीक है, तो ये डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। क्या है? इन द मिक्सचर ऑफ NaSCO3 प्लस Na2CO3, ठीक, वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड इज Xml। वॉल्यूम HCl की कितनी रिक्वायरमेंट है HCl की? Xml रिक्वायरमेंट है फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर जब यूज़ करते हैं, एंड YmL विद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, और जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो YmL की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन द सेम टाइट्रेशन, उसी टाइट्रेशन में उसकी, हैंस द वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ Na2CO3, Na2CO3 के कंप्लीट रिएक्शन के लिए HCl के कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, वो ये जानना चाहता है। ठीक है, तो हम चलिए रिएक्शन, पहले आपको बताया था सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है, इन दोनों में से Na2CO3 रिएक्ट करेगा विद HCl, क्योंकि ये मोर बेसिक है, और प्रोडक्ट बनेगा NaHCO3 प्लस NaCl, और ये आ जाता है कौन सा, फर्स्ट एंड पॉइंट। ठीक है, और फर्स्ट एंड पॉइंट पर क्या होता है, फर्स्ट एंड पॉइंट पर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, किसके इक्वल होते हैं, हाफ इनटू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 विद n फैक्टर 2। ठीक है, अब इसमें मोलैरिटी वगैरह तो कुछ बताया ही नहीं है, मोलैरिटी आप m मान लेते हैं, m इनटू, ठीक है, और ये क्या ले लेते हैं हम इसमें 1, n फैक्टर 1 ले लेते हैं, वो तो है ही 1, m लेकिन गिवन नहीं है, इनटू वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ उसका, x ml में ही रहने देते, चलो 10⁻³ लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे, इतना लीटर में अगर लिखना है, वैसे ये ml है, x ml इक्वल टू क्या होगा, हाफ इनटू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 n फैक्टर 2। ठीक है, तो हाफ ग्राम इक्विवेलेंट के रिएक्शन के लिए इतनी की रिक्वायरमेंट है, और वो कह रहा है कि क्या करने के लिए, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ Na2CO3, कंप्लीट मतलब इसके लिए पूछ रहा है, ये हमारा अननोन है। तो अगर इसे सॉल्व करना है तो 2 इधर क्या होगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2x इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 n फैक्टर 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम कितना, m मोलैरिटी तो वही रहेगी, वो मोलैरिटी नहीं पूछ रहा है, n फैक्टर भी वही रहेगा, उसने सिर्फ वॉल्यूम पूछा है कि वॉल्यूम कितना यूज़ होगा, तो वॉल्यूम कितना यूज़ हो रहा है, डबल वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, 2x यूज़ हो रहा है, तो आंसर 2x आ जाएगा, 2x वॉल्यूम यूज़ होगा, डबल वॉल्यूम यूज़ होगा। ठीक, और आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हाफ ग्राम इक्विवेलेंट तो यहाँ यूज़ हो गया, हाफ x वॉल्यूम का यूज़ करके। अब जब ये रिएक्शन आगे मूव करेगी तो आगे क्या होगा, NaHCO3 अगेन रिएक्ट विद HCl, ठीक है, और प्रोड्यूस क्या करेगा, NaCl प्लस H2CO3। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेकंड एंड पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें दोनों NaCO3 होंगे, कौन कौन से होंगे, इनिशियल भी जो प्रेजेंट है एज वेल एज प्रोड्यूस्ड। आई का मीनिंग है इनिशियली, तो इनिशियली प्रेजेंट और प्रोड्यूस होने वाले दोनों इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, इस वाले उसमें। अब जो प्रोड्यूस होने वाले होंगे वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, वो तो Na2CO3 से प्रोड्यूस होंगे। Na2CO3 कितना यूज़ हो रहा है, हाफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 यूज़ हो रहा है,
ठीक है। तो NaHCO3 कितना प्रोड्यूस होगा, उतना ही प्रोड्यूस होगा। तो प्रोड्यूस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3 प्रोड्यूस्ड किसके इक्वल होगा, हाफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 n फैक्टर 2। ठीक है, तो हाफ ही यहाँ पर इक्वल है, और ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है, x ml के इक्वल है। तो अगर ये x ml के इक्वल है तो इसका मतलब फिर से इसके लिए x ml यूज़ होगा। अगेन NaHCO3 जो प्रोड्यूस होगा उसके लिए x ml यूज़ होगा, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होगा, हाफ नंबर ऑफ, यानी कि हाफ पहले यूज़ हो चुका x ml के साथ, बचा हुआ हाफ NaHCO3 की प्रेजेंस में है, मतलब बचा हुआ रिमेनिंग किसकी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ NaHCO3, इसकी फॉर्म में अवेलेबल है। और इसको रिएक्शन कराने के लिए कितना यूज़ करना पड़ेगा, वही जो पहले वाला है, क्योंकि ये हाफ के इक्वल है। तो यहाँ फिर से कितना यूज़ होगा, x ml ही यूज़ होगा, यानी कि आपको 2 बार यूज़ करना है x ml, पहले हाफ के लिए और फिर बचे हुए हाफ के लिए फिर से x ml। तो अगर आप याद ऐसे करते हैं तब भी वही रिज़ल्ट आएगा, या फिर डायरेक्ट यहीं से ही कि हाफ के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है तो किसके लिए होगा, कंप्लीट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑब्वियसली कंप्लीट करना है तो इसे 2 को इधर ले जाते हैं क्योंकि ये अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल भी एग्जैक्टली इसी तरह का है, सेम वही है, Na2CO3 है, NaSCO3 है। ठीक है, बस इसमें क्या किया है, 10 ml सॉल्यूशन लिया है, 10 ml सॉल्यूशन को H2SO4 HCl नहीं लिया, H2SO4 लिया हुआ है। अब H2SO4 यूज़ किया हुआ है तो हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन हमें पता ही नहीं है H2SO4 के साथ क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास मेथड है, उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एट फर्स्ट एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट पर लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड पॉइंट पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, एक बार नोटबुक में देखना। उस फॉर्मूले में हमने HCl के साथ ब्रैकेट में एसिड लिखा हुआ है, मीन्स कोई भी एसिड। आपको बताया था HCl में भी रिप्लेस बाय एनी अदर एसिड। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होंगे, हाफ इंटू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 विद n फैक्टर 2। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखा, देखो अभी हमने रिएक्शन किया है कि Na2CO3 HCl के साथ, अब HCl नहीं होगा तो कोई और एसिड होगा, जैसे H2SO4 है, रिजल्ट तो यही आएगा, एक इक्वेशन बनेगी और उसमें फर्स्ट एंड पॉइंट पहली ही इक्वेशन पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोनेट की जगह क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा, NaHSO4। ठीक है, इस तरह से तो जो भी हमारा बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो उसी के कोरस्पॉन्डिंग होगा। यानी फॉर्मूले में आपको बार बार रिएक्शन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या होगा, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, H2SO4 का n फैक्टर 2 होता है, इंटू वॉल्यूम 10⁻³ डिवाइड बाई क्या होगा 1/2 इंटू, अब इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, इसमें भी ले लेते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये हमने मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम के रिलेशन में लिखा है, क्योंकि ये नंबर ऑफ ग्राम, मोलैरिटी 0.1 गिवन है H2SO4 का, ठीक, फर्स्ट एंड पॉइंट का, n फैक्टर 2 होता है, वॉल्यूम 2.5 गिवन है फर्स्ट एंड पॉइंट पर, और 10⁻³ इसलिए क्योंकि वो ml था, ml को लीटर में कन्वर्ट किया, यहाँ भी हम ml को लीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इंटू 10⁻³ लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये फॉर्मूला होता है। तो W1 इसका वेट मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन है यूजिंग फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इज देन एडिड, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज ऐड कर रहे हैं। अभी तो हम फर्स्ट एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सीधा लिख लिया, आगे कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, फर्स्ट एंड पॉइंट गिवन है, वैल्यू गिवन है, सीधा लिखेंगे फॉर्मूला। इज देन एडिड वैन ए फर्दर, फिर H2SO4 की उतने की रिक्वायरमेंट है, वाज रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ Na2CO3 एंड NaCO3 इन 10 ml, नहीं इन 1 लीटर, उसने हमें 1 लीटर में सॉल्व करने के लिए कहा है।
क्वेश्चन में 1 लीटर 10 ml में सॉल्व करना पड़ता तो हमें ये मोलरिटी यूज़ ही नहीं करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन उसने कहा है 1 लीटर में, और 1 लीटर में सॉल्व करना है तो टाइट्रेशन तो 10 ml का है, तो हमें मोलरिटी यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमने W1 मान लिया, किसका? Na2CO3 का। लेट द W1 इज़ वेट ऑफ Na2CO3, लेट एज्यूम कर लिया। तो W1 अपॉन Na2CO3 का मोलर मास कितना होगा? सॉल्व करोगे तो 106 आएगा, 106 अपॉन वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में सॉल्व करना है? 1 लीटर में सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगी इसकी मोलरिटी। तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 5 × 10⁻⁻⁴ इक्वल टू 1/2। मोलरिटी की जगह W1 अपॉन 106, क्योंकि 1 से डिवाइड करने का तो कोई बेनिफिट होगा ही नहीं, इनटू वॉल्यूम कितना, कितने वॉल्यूम को टाइट्रेट कर रहे हैं? 10 ml को टाइट्रेट कर रहे हैं। तो 10 × 10⁻³ बिकॉज वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, W1 सॉल्व कर लेते हैं। W1 इक्वल टू क्या होगा? ये 10, ये तो आ जाएगा 5 × 2 × 106 × 10⁻⁻⁴ अपॉन 10 × 10⁻⁻3। ये कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁻1 बचा, ठीक है। ये 106 है, ठीक। और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10.6 और 5 10। कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने? अच्छा, n फैक्टर तो लिखा ही नहीं, n फैक्टर 2, क्योंकि मोलरिटी है तो n फैक्टर 2 तो होगा ही, तो 2 भी रहेगा, डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 आ गया। तो 5 और एक डेसिमल मतलब -1 पावर है, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि ये हो गया। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 5 36 53 × 10⁻⁻1, ठीक है। और ये आ जाएगा 5.3 ग्राम पर लीटर। यानी W1 जो वेट था वो किस में था? 1 लीटर में था। W1 वेट प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो यानी W1 सीधा आ गया 5.3 ग्राम पर लीटर। अब 5.3 किस ऑप्शन में गिवन है? केवल एक ऑप्शन में। अच्छा, इसमें भी गिवन है, लेकिन ये रेस्पेक्टिवली होगा, यहाँ लैंग्वेज में मिसिंग है, इट शुड बी रेस्पेक्टिवली द अमाउंट ऑफ Na2CO3 एंड NaCO3 रेस्पेक्टिवली। ये रेस्पेक्टिवली होना चाहिए, तो आंसर ये आ जाएगा 5.3 Na2CO3 होगा और 4.2 ग्राम क्या आ जाएगा? NaCO3, ये आ जाएगा, ठीक। और कैसे आएगा वो, उसके लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है, आप उसका यूज़ कर लेना। वैसे एक सॉल्व हो गया तो दूसरे को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आंसर मैच कर गया। फिर भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड एंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड एंड पॉइंट पर इसे यूज़ कर लेना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3। और ऐसे ही NaCO3 को भी वही करना है जैसा आपने इसमें ऊपर लिखा था। इस बार मोलरिटी इक्वल टू क्या मान लेना? W2 अपॉन NaCO3 का मोलर मास, इसका आएगा 23 24 और 48 और 12 24 36 और 84, ये आएगा 84 और डिवाइड बाय 1 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर W2/84 आएगा, इसमें W2 और n फैक्टर तो इसका 1 ही होता है, तो इनटू वॉल्यूम 10, और ये वाली वैल्यू ऊपर से आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको हाफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 लिखना था। यहाँ लिखा होगा, प्रीवियस लेक्चर्स में देखोगे फॉर्मूले में लिखा होगा, तो हाफ यहाँ पर लिखना था। और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। तो सेकेंड में से आपको क्या करना है? फर्स्ट वाले को क्या करना है? ऐड डिफरेंस करना है, ठीक। डिफरेंस करके इसकी वैल्यू आ जाएगी और सॉल्व कर लेना, तो आंसर वही आएगा 4.2 ग्राम। ट्राई करके देखना, ठीक है। चलिए, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो बता देना, हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 10 ग्राम ऑफ V2O5 इज डिजॉल्व इन एसिड एंड इज़ रिड्यूस टू V2 पॉजिटिव। वैनेडियम का यहाँ पर स्टेट क्या है? यहीं पर लिख देता हूँ मैं +5, क्योंकि 5 × 2 क्या होगा? 10 होगा, और डिवाइड बाय 2 होगा, +5 आएगा, तो +5 से +2 हो रहा है,
ठीक, आगे कहता है बाय द जिंक मेटल, यानी जब वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद V2O5 इट प्रोड्यूस वैनेडियम 2 पॉजिटिव। हाउ मैनी मोल्स ऑफ I2 कुड बी रिड्यूस्ड, I2 को रिड्यूस कर सकते हैं बाय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी कि इनका रिएक्शन के बाद जिंक और V2O5 की रिएक्शन के बाद जो भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो I2 को कितने मोल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ I2 कुड बी रिड्यूस बाय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इफ़ इट इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज टू, अगर वो कौन है, प्रोडक्ट ही बचा होगा, यानी वैनेडियम 2 पॉजिटिव, इफ वैनेडियम 2 पॉजिटिव इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज टू वैनेडियम VO2 पॉजिटिव, VO2 पॉजिटिव मतलब वैनेडियम X, ऑक्सीजन -2 इक्वल टू +2, -2 इधर यानी +4। तो पहले +5 से +2 में कन्वर्ट हुआ, अब +2 से +4 में, यानी कि n फैक्टर सेम नहीं है। और जब n फैक्टर सेम नहीं होता है रिएक्शन में तो ग्राम इक्विवेलेंट मेथड को यूज़ नहीं करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, इफ़ वन एलिमेंट हैज़ टू डिफरेंट या वन कंपाउंड हैज़ टू different n factors during the process then gram equivalent method is not suitable। तो आप ग्राम इक्विवेलेंट मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक, ऐसा इसे यानी अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास मैंने बताया था दो कंसेप्ट होते हैं, दो मेथड होते हैं, मोल कंसेप्ट और ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वहाँ यूज़ करिए जहाँ मॉलिक्यूल, स्पीसीज़ या एटम के एन फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं ड्यूरिंग 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, 4 रिएक्शन, यानी वो स्पीसीज़ 1 2 3 4 10 कितनी भी रिएक्शन में यूज़ हो उसका एन फैक्टर हमेशा सेम रहे, तब तो ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एन फैक्टर वेरी करता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, कभी एन जैसे यहाँ एन फैक्टर चेंज होगा क्योंकि स्टेट अलग है, और यहाँ इस 20 का फिर इसमें कन्वर्जन, उसका स्टेट अलग है, तो स्टेट अलग है तो एन फैक्टर डिफरेंट होंगे। तो अगर एन फैक्टर डिफरेंट होते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज़ नहीं करते हैं, मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट के लिए वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। V2O5 रिएक्ट्स विद Zn एंड गिव्स वैनेडियम 2 पॉजिटिव, और आगे क्या लिखा है, एज्यूम नो चेंज इन स्टेट ऑफ Zn, यानी जिंक मेटल से क्या बना, Zn2 पॉजिटिव बना। उसने हिंट दिया है कि Zn2 पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं हुआ है, इट मीन Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में अवेलेबल है। बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है, बाकी किसी की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे, इसका +5 स्टेट, इसका +2, इसका 0, इसका +2, यानी इसका n फैक्टर 2 होगा और इसका n फैक्टर क्या होगा, 5 से 2 3 का डिफरेंस, और 2 के लिए तो 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर इसे 2 लिख देते हैं और इसे 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 V2O5 2 Zn गिव्स, अब 6 है तो ये सॉरी यहाँ तो 2 होगा और ये 6 होगा। तो लेफ़्ट साइड में 4 है तो राइट साइड में भी 4 होगा, 4 वैनेडियम 2 पॉजिटिव, प्लस ये लेफ़्ट में 6 है तो राइट में भी 6 होगा, ठीक है। चलिए अब बैलेंस, अब मोल कंसेप्ट है तो बैलेंस्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ V2O5 डिवाइडेड बाय 2 बताया था, उसका स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वैनेडियम 2 पॉजिटिव डिवाइड बाय 4। देखिए इसके 2 मोल्स हैं, इसके 4 मोल्स हैं, यानी हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ V2O5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वैनेडियम 2 पॉजिटिव नहीं लिख सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 4 के इक्वल कैसे हो सकता है, लेकिन अगर इसे 2 से डिवाइड कर दें तो इट बिकेम 1, इसे 4 से डिवाइड कर दें इट बिकेम 1, यानी कि अब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसीलिए आपको बताया था मोल कंसेप्ट में बैलेंस करो, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, मोल्स इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया, ठीक। अब इसका मतलब है कि हम क्या लिख सकते हैं, इसे कैंसिल आउट कर देंगे और 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2। इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वैनेडियम 2 पॉजिटिव इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ V2O5। तो 2 इंटू, अब V2O5 के कितने मोल्स हैं, 10 ग्राम गिवन है, मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास क्या होगा, वैनेडियम 51 गिवन है, V2O5 51 इंटू 2 कितना हो गया, 102, और ऑक्सीजन 16 36 और 80, ठीक है, 16 5 ज़ा 80 और यानी 182, यानी इतने मोल्स हमारे पास किसके हैं, V2 पॉजिटिव के मोल्स हैं, वैनेडियम 2 पॉजिटिव के मोल्स हमारे पास इतने हैं, ठीक। अब हम दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, कौन सा, वैनेडियम 2 पॉजिटिव रिएक्ट्स विद किसके साथ, I2 के साथ रिएक्ट करेगा।
अब आप कहेंगे सर उसमें वैनेडियम 2 पॉजिटिव के साथ साथ सॉल्यूशन में तो Zn2 पॉजिटिव भी है, वो क्यों नहीं लिखा है? वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि लैंग्वेज में क्लियरली मेंशन है एज्यूम नो चेंज इन स्टेट ऑफ Zn2 पॉजिटिव मीन्स Zn2 पॉजिटिव डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हमने V2 लिखा है केवल, V2 पॉजिटिव प्लस I2। अब ये I2 रिड्यूस होगा तो I नेगेटिव बनेगा, और ये वैनेडियम ऑक्सीडाइज होगा तो ये बनेगा VO2 पॉजिटिव। बताया हुआ है, हमें कुछ नहीं करना है, इसे तो लिखना ऑब्वियस है, 0 से माइनस बन ही जाएगा। अब इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर 2, क्योंकि 0 से 1 का डिफरेंस 1 और 2 के लिए 2। अब इसका एन फैक्टर +2 से +4, इसका एन फैक्टर भी 2, क्यों? क्योंकि एक वैनेडियम है तो 1 से 1 बन रहा है, 2 का डिफरेंस, तो एन फैक्टर 2 अब 2 ही है। अब इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों तो इक्वल ही हैं, यानी कि नंबर मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वैनेडियम 2 पॉजिटिव अपॉन 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 अपॉन 2, और ऑब्वियसली इक्वल ही हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इक्वल हैं दोनों। इसका मतलब है ऊपर वाली इक्वेशन में देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वैनेडियम 2 पॉजिटिव इक्वल टू 20/180 इक्वल टू मोल्स ऑफ I2, यानी कि आयोडीन के इतने ही मोल्स क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे बाय द वैनेडियम 2 पॉजिटिव। तो ये कितनी वैल्यू है, इसे डिवाइड कर लेते हैं, 18.200, ठीक है, और 182 कितना बचता है, 18 बचता है, फिर 180 हो जाएगा, अप्रोक्स 0.11, तो अप्रोक्स 0.11 मोल ऑफ I2, यानी ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से टाइट्रेशन के क्वेश्चन, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसे ग्राम इक्विवेलेंट से नहीं कर सकता, ग्राम इक्विवेलेंट से इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एन फैक्टर कांस्टेंट नहीं है। एन फैक्टर अगर कांस्टेंट रहता कि यहाँ से जब वो यहाँ वैनेडियम बन रहा है एन फैक्टर कितना आ रहा है, 6 आता है, तो अगर ये आगे भी 6 शो कर रहा होता है एन फैक्टर,